चलिए, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मूल मंत्रा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास के लिए हम लोग शुरू करते हैं। आज क्या लेक्चर हम लोग के हैं, जरा जल्दी से देख लिया जाए। फिलहाल एक बात आपको बता दें कि आज जो हमारे क्वेश्चंस होंगे ये काफी मतलब अच्छे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कुछ ऐसा स्टैटिक पॉइंट नहीं है जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करनी हो। मतलब आज का सेशन जो है वो थोड़ा छोटा होने वाला है, बट क्वेश्चन आपके 15 होंगे। क्वेश्चन आपके ईजी है, लेकिन क्वेश्चन आपके थोड़े अच्छे हैं, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग का लेक्चर 3 होगा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने जो है क्वेश्चन वो है 15 से लेकर सॉरी आपके 31 से लेकर के टोटल 45 तक, ठीक है। यानी कि 30 तक हम लोग डिस्कशन कर चुके थे पिछले 2 सेशन में। आज हम लोग की चर्चा होगी 31 से लेकर 45 तक, ठीक है। तो चलिए आपके सामने आज का जो है पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास के लिंक अब आपको सिर्फ टेलीग्राम पे मिला करेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग लिंक से जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करें। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन जो है पिछली क्लास पे ही बेस्ड है। कल की क्लास में हमने आपको रिडक्शन बताया था। आज हमने आपसे पूछ लिया कि ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। आज का पहला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण जिसे आप लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में क्या होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑप्शन जो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आकाश का आंसर आ रहा है। आकाश कह रहे हैं सर डी हो जाएगा। अंजलि कह रहे हैं डी, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं। इन्होंने कहा सर ऑप्शन नंबर डी होता है, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। कल की क्लास में हमने आपको बताया भी था कि क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन। एक बार चलिए फिर से आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, ये क्वेश्चन कल के बेस्ड क्वेश्चन पे ही है। कल हमने आपको 2 चीज बताया था। हमने आपको बताया था रिडक्शन, और एक हमने आपको बताया था ऑक्सीडेशन। हमने कहा रिडक्शन मतलब इसे आप लोग कहते हैं न्यूनीकरण, इसे आप लोग न्यूनीकरण कहते हैं, और ऑक्सीडेशन मतलब आप लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। तो रिडक्शन हमने कहा था इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन इसमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें आपके इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, जबकि आपका ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें खो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके खो जाते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट इसका आंसर दीजिए। कंप्यूटर में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एसएस और MS पावर पॉइंट, कौन सा है जो कि व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। उत्कर्ष का आंसर आ रहा है, उत्कर्ष का आंसर बी हो जाएगा, वेरी गुड, MS वर्ड, ठीक है। अंजलि करे बी, वेरी गुड। चलिए, विकास करे MS वर्ड हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। देख लेते हैं इसका आंसर फटाफट। हमने कहा इसका आंसर बिल्कुल MS वर्ड ही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है ये आपका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके बारे में जानते रहिएगा। माइक्रो पावर पॉइंट क्या है, तो अभी हम आपको जिससे पढ़ा रहे हैं ना, अभी जो चीज आपके सामने शो करके जिससे हम क्वेश्चन आपके टाइप किए हैं और जिसका हम आपके सामने लिख करके पढ़ा रहे हैं, ये पावर पॉइंट ही है। यानी क्वेश्चन आपके पावर पॉइंट पे हम लोग बनाते हैं, और इसी पावर पॉइंट के थ्रू जो है आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये पावर पॉइंट है जो कि बहुत ही व्यापक रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला क्या है, MS वर्ड। इसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, इसमें बहुत सारे कुछ आप लिख सकते हैं, नोट पैड के लिए आप सब कुछ यूज कर सकते हैं MS वर्ड के लिए, ठीक है। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन आपके लिए। पश्चिमी शिक्षा भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा शुरू किया गया था। और आज जिन्होंने भी इसको शुरू किया था उनके बारे में 2 क्वेश्चन आज है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 5 6 बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आकाश कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, देख लेते हैं भाई। लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आंसर आपका हो सकता हो सही हो गलत हो। चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, अंजलि सी करें, चलिए वेरी गुड। देख लेते हैं फटाफट इसका आंसर क्या होगा। हमने कहा देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा पश्चिमी शिक्षा भारत के द्वारा शुरू की गई थी। और पश्चिमी शिक्षा के बारे में अगर बात बताएं तो देखिए राजा राम मोहन राय ने इस शिक्षा के अभियान में इन्होंने अपने पैसे खर्च किए थे। अपने पैसे खर्च करके इन्होंने इस अभियान को शुरू किया था सर। सोचिए, इसलिए ये लोग महान पुरुष कहे जाते हैं। आज की डेट में इंसान से अगर कुछ आप कह दीजिए थोड़ा सा
एक छोटी सी गरीब लोगों की मदद करता है ना, तो वो भी 4 सेल्फी लेके जरूर अपलोड करेगा कि हमने आज यहाँ ये किया। हाँ, ये लोगों ने एक युग की शुरुआत कर दी है। तो इनका नाम क्या है, राजा राम मोहन राय। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आगे है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके स्टैटिक पॉइंट के लिए। चलिए फटाफट, आज का 34 है, आज का चौथा क्वेश्चन क्या है, सिक्के भारत के किस शहर में डाले जाते हैं। बैंकिंग के जो बच्चे जुड़े हैं इनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मिंटिंग प्रेस और प्रिंटिंग दोनों पढ़ाया था। फटाफट देखते हैं इसका आंसर कौन देता है, इसका आंसर कौन देता है देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन तो हमने खुद पढ़ाया आप लोगों को। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अंजलि उत्कर्ष, आप लोग जो है कि अंजलि त्रिपाठी आप लोग जुड़े हैं, आप लोग का क्वेश्चन हमने खुद पढ़ाया है। तो इसका आंसर बताइए फटाफट कि जो भारत में सिक्के किस शहर में डाले जाते हैं, यानी टकसाल जो है वो भारत में किस किस स्टेट में है और कहाँ कहाँ पे है। विवेक प्रताप सिंह, विवेक कर रहे सर 20, वेरी गुड विवेक। और कोई बच्चा, ये तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आपको। हाँ चलिए ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके अक्सर पूछ लिए जाते हैं जब चर्चा आपके आरबीआई की होती है, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका ये होता है आरबीआई का स्थापना कब हुई थी भाई। आरबीआई का स्थापना आप लोग जानते हैं, आरबीआई 1935 में हुआ था। आरबीआई जो है किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी, तो हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर आपके आरबीआई जो है कमीशन कब आया था, तो 1926 में कमीशन आया था आपका। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो बड़े विस्तार से सब चर्चा किया जाएगा। फिलहाल आपको दो चीजें बता दें कि आपके भारत में 4 ही जो है मिंटिंग प्रेस है, 4 ही भारत में आपके मिंटिंग प्रेस है। मिंटिंग का मतलब टकसाल जिसे आप लोग कहते हैं, जहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है उसे मिंटिंग प्रेस बोला जाता है, और जहां पे नोटों की छपाई होती है उसे प्रिंटिंग प्रेस बोला जाता है। तो भारत में 4 ही प्रिंटिंग प्रेस हैं और 4 ही मिंटिंग प्रेस हैं। अब मिंटिंग प्रेस कौन कौन है, जहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है और कहाँ कहाँ प्रिंटिंग होती है, भारत में नोट कहाँ कहाँ छपते हैं, ये 4 कौन कौन है, मिंटिंग वाले कौन कौन 4 हैं, आइए जरा चारों का नाम हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले तो इसका आंसर जान ले, इसका आंसर जो है आपका आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद। यानी हैदराबाद जो है इन चारों में से दिल्ली नहीं है, चेन्नई नहीं है और सूरत नहीं, हैदराबाद में जो है सिक्कों की ढलाई की जाती है। अब जरा समझिए, हमने कहा देखिए यह जो है मिंटिंग प्रेस की अगर बात करेंगे जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं, तो याद रखिएगा एनएच, नेशनल हाईवे जानते हैं आप लोग, नेशनल हाईवे जानते हैं आप लोग, तो कुछ नहीं हमने कहा एनएच याद रखिएगा, नेशनल हाईवे। और नेशनल हाईवे पर आदमी किलोमीटर में चलता है, किस पे चलता है भाई, नेशनल हाईवे पे जो हम लोग चलते हैं, तो नेशनल हाईवे पे चलते वक्त जो है कि किलोमीटर में दूरियां लिखी होती है ना, हमने कहा बस वो याद रखिएगा, एनएच किलोमीटर याद रखिएगा। आपको चारों मिंटिंग प्रेस याद रहेंगे, क्या है नाम बताते हैं। और देखिए एन का मतलब यहाँ पे है, एन का मतलब क्या है जरा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे एन का मतलब आपका है नोएडा, एन का मतलब क्या है नोएडा। एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है हैदराबाद, एच का मतलब क्या है भाई, एच का मतलब है हैदराबाद। के का मतलब यहाँ पे क्या है, के का मतलब यहाँ पे है कलकत्ता से, के का मतलब किससे है, कलकत्ता से। और एम का मतलब किससे है, एम का मतलब यहाँ पे आपके मुंबई से है। याद रखिएगा, नोएडा, हैदराबाद, कलकत्ता और मुंबई, ये 4 ऐसे प्रेस हैं जहां पे आपके सिक्कों की ढलाई की जाती है, मिंटिंग प्रेस। तो मिंटिंग प्रेस कैसे याद रखेंगे, तो नेशनल हाईवे इन किलोमीटर, एनएच के एम याद रखिएगा, नोएडा, हैदराबाद, कलकत्ता और मुंबई याद रखिएगा। अच्छा ये चारों प्रिंटिंग प्रेस कैसे याद रखेंगे भाई, जहां पर नोटों की छपाई होती है। हमने का ध्यान समझिए, नोटों की जो छपाई होती है ना उसके लिए याद रखिएगा कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एसन, क्या नाम था एसन। और एसन जो थे ना वो डीएम थे भाई, एसन क्या थे, संत राम जो थे वो डीएम थे, कहीं के सुल्तानपुर के डीएम थे, सुल्तानपुर के डीएम थे, उनका नाम क्या था एसन, एसन नाम था उनका एसन। संत राम जो है कि संतनाथ जो है डीएम थे कहाँ के, सुल्तानपुर के। हमने कहा एसन डीएम याद रखिएगा। अब एसन डीएम क्या है, तो देखिए एस एन डीएम, हमने कहा यहाँ पे देखिए एस का मतलब यहाँ पे है सालबोनी, एस का मतलब क्या है सालबोनी, एन का मतलब क्या है नासिक, एन का मतलब क्या है नासिक, और डी का मतलब क्या है देवास, देवास। और यम का मतलब यहाँ क्या है, यम का मतलब है मैसूर। तो याद रखिएगा कि 4 आपके मिंटिंग प्रेस हैं, कौन कौन से, तो एनएसकेएम, नोएडा, हैदराबाद, कलकत्ता और मुंबई। और 4 आपके क्या है प्रिंटिंग प्रेस है, कौन कौन से, एसएनडीएम, सालबोनी, नासिक, देवास और मैसूर, ठीक है। तो यह क्वेश्चन अगर कहीं भी आपके सामने अगर अब पूछा जाएगा तो उसकी गारंटी है कि आप लोग इसका आंसर क्या कर सकेंगे, बड़े आराम से दे सकेंगे। तो भूलना नहीं है, इसको एकदम रट के बैठ जाना है, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था हैदराबाद। तो एक बार जल्दी से फिर से आपको बता देते कि इसका आंसर क्या था, इसका आंसर आपका था हैदराबाद। 4 आपके जो मिंटिंग प्रेस थे, मिंट वाले प्रेस कौन कौन है जहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है भाई, हमने कहा इसका आपको बताया गया था कि नेशनल हाईवे इन किलोमीटर, एन का मतलब क्या है नोएडा, एच का मतलब क्या है हैदराबाद, के का मतलब क्या है कलकत्ता, एम का मतलब क्या है यहाँ पे मुंबई।
लेकिन अगर हम बात करें आपसे प्रिंटिंग प्रेस की, तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए हमने बताया था कि एसएन नाम के एक लोग डीएम थे। यहाँ पे एम का मतलब मैसूर है, डी का मतलब देवास है, एन का मतलब नासिक और यस का मतलब क्या है, सालबोनी है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इसका आंसर आपका हैदराबाद था। ठीक है, चलिए भूलेंगे नहीं कभी भी आप। अगला देखते हैं फटाफट। निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन है भाई? इसका आंसर देखते हैं कौन देता है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन है? दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन है? चलिए प्रीति आंसर दे रही हैं, प्रीति विकास, सभी लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेरी गुड। तो फिर हमारा क्वेश्चन यह है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, अगर आप आंसर की स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यह किस नदी के किनारे है और किस स्टेट में है? पहली बात है किस कंट्री में है, क्योंकि अगर बात यहाँ पे आपके सामने दुनिया की जा रही है तो भाई दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि किस कंट्री में है। तो कंट्री अगर आपको पता है तो फिर यह बताइए किस स्टेट में है। और अगर अपने यहाँ का है तो फिर आपको नदी भी पता होगी कि बैंक ऑफ रिवर कौन से रिवर के किनारे है। चलिए मोदी वाला कोई यहाँ पे स्टैचू नहीं है भाई, मोदी वाला कोई भी स्टैचू नहीं। मोदी जी तो उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। चलिए देख लेते हैं, अहमदाबाद, वेरी गुड। देखिए हमने कहा सर सबसे बड़ी प्रतिमा जो है वो कौन है, दो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, और आगे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो भी दुनिया का सबसे ऊंचा ही होगा, लेकिन सबसे ऊंचा क्या है आगे देखते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब जरा इसके बारे में जान लीजिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यह 182 मीटर ऊंची एक प्रतिमा है। 182 मीटर केवल प्रतिमा की ऊंचाई है। ध्यान समझिएगा, यह अगर प्रतिमा बनी है तो इस प्रतिमा की ऊंचाई केवल 182 मीटर है। इसके बाद यह प्रतिमा जिस पे रखी गई है इसकी ऊंचाई समथिंग 30 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई अलग है। ये टोटल मिला के आपका अप्रोक्स 200 समथिंग आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यह प्रतिमा की केवल ऊंचाई 182 मीटर है। ठीक है, अब समझिएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है आपके, पहली बात तो अगर यह कंट्री आप देखें तो यह भारत में है और यह आपके गुजरात में स्थित है। गुजरात के नर्मदाबाद सरोवर, ठीक है, नर्मदाबाद सरोवर जो कि नर्मदा नदी के किनारे उस पे स्थित है। और यह किसकी प्रतिमा है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। एक पिछली क्लास हमने क्वेश्चन आपको बताया था कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को एक बोल सकते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। तो वो कब मनाया जाता है जरा एक बार उसका आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? सबसे ऊंची इमारत की बात किए हैं, पिछले क्वेश्चन में सबसे ऊंची प्रतिमा की बात किए हैं। 31 अक्टूबर, वेरी गुड अंजलि। चलिए बहुत सही, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सी, विकास का सी हो जाएगा अंजलि। चलिए ठीक है, वेरी गुड। बुर्ज खलीफा, बड़ा आजकल गाने भी चल रहे हैं। हाँ, तुझे दिला दो बुर्ज खलीफा, नहीं आइसक्रीम तो खिला नहीं पाते हैं और जो है कि यहाँ पे बुर्ज खलीफा देने की बात करते हैं। हाँ चलिए, क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर बिल्कुल सही है, जैसा कि आपने दिया था ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बुर्ज खलीफा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह 828 मीटर ऊंची है। सोचिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा वो कितनी ऊंची है? 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। सिर्फ सिर्फ 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। तो यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हो चुकी है। और इतने आगे हैं ये लोग कि इन्होंने, सोचिए बुर्ज खलीफा जो दुबई में इतने आगे हैं लोग कि लोग 828 मीटर, सोचिए इस प्रतिमा के अप्रोक्स लगभग 6.5 गुना, लगभग इसका आप कह सकते हैं 182 है ना, हाँ तो 182 इसका मतलब 6.5 नहीं होगा, ये लगभग आपके 4 गुना के आसपास, ये लगभग आपके 4 गुना 4.25 गुना के आसपास जो है कि आपका ये प्रतिमा इससे 4.5 गुना ऊंची है लगभग। और इतनी ऊंची जो है कि उन्होंने बिल्डिंग बना रखी है, उस बिल्डिंग में अप्रोक्स 160 फ्लोर्स के आसपास फ्लोर है उसमें। दूसरे नंबर पर आपका आता है संघाई टावर जो कि 632 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो यह आपके प्रतिमाएं, सॉरी ये आपके सबसे ऊंची क्या है? इमारत है। तो सबसे ऊंची प्रतिमा पूछेगा तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो कि भारत में है। अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन और जान लीजिएगा, तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे? तो यह यूएसए में है। इससे जानते रहिए क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। चलिए भीमबेटका गुफाएं कितनी प्राचीन हैं?
यह क्वेश्चन आपके रेलवे द्वारा पूछा जा चुका है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कितनी प्राचीन गुफाएं हैं। 40,000 साल, 30,000 साल, 20,000 और 10,000, कितनी पुरानी गुफाएं हैं। चलिए ए आंसर आ रहा है। चलिए ए आंसर दे रहे हैं लोग, वेरी गुड, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। हमने देखी जो भीमबेटका गुफाएं ना वो अप्रोक्स, एक बात अगर कही जाती है, लगभग 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। ऐसा क्यों माना जाता है, जरा इसका पीछे देखिए। माना जाता है कि भीमबेटका की जो गुफाएं वो 30,000 साल पुरानी है। इसमें कुछ प्रागैतिहासिक गुफा चित्र हैं। देखिए प्रागैतिहासिक काल आप जब पढ़ेंगे आगे तो आपको बहुत सारे काल मिलेंगे। अभी टर्सरी युग आपको मिलेगा। टर्सरी युग में जिसे आपको कहते हैं कि इसी में जो है कि टर्सरी युग में जो है कि हिमालय का स्थापना हुआ था। हिमालय इसी में बना था। 33 सागर में जो है कि ज्वालामुखी फटने से हिमालय बना था। ऐसे आगे आप पढ़ेंगे तो ये आपका प्रागैतिहासिक काल आएगा। तो कहा जाता है कि उसमें कुछ प्रागैतिहासिक काल के जो गुफा चित्र मिलते हैं उसी वजह से कहा जाता है कि ये काल जो है ये अगर 30,000 साल पुराना है तो अप्रोक्स जो भीमबेटका गुफाएं अभी लगभग कितनी साल पुरानी है, अप्रोक्स 30,000 साल पुरानी है। यह स्थल भोपाल मध्य प्रदेश के पास स्थित है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है कि भीमबेटका की गुफाएं किस प्रदेश में है, तो याद रखिएगा किस प्रदेश में भाई, यह मध्य प्रदेश में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और यह कितनी साल लगभग पुरानी थी, लगभग 30,000 साल पुरानी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। यह तो आपका चलिए क्वेश्चन हो गया। हमारा क्वेश्चन आपसे यह है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है क्या, राष्ट्रीय गीत क्या है, यह भी आपसे हमारा प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, कृति वंदे मातरम। चलिए वेरी गुड विकास, वंदे मातरम, ठीक है। किसने लिखा था भाई, इस वंदे मातरम की रचना किसने की है। वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई है। चलिए ये बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसे आप लोग बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। हमने कहा आइए देख लेते हैं। हमने कहा जो है कि आपके सामने बात किया गया कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो राष्ट्रीय गीत आप लोग सही बात है वंदे मातरम आपका है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत आपका जो है वो वंदे मातरम। और अगर राष्ट्रगान की बात करेंगे तो राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन, ठीक है। तो जन गण मन जो आपका है राष्ट्रगान आपका है जन गण मन। और आपका राष्ट्रीय गीत क्या है, तो ये है आपका वंदे मातरम। रचना किसने की थी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचना की थी किसकी, राष्ट्रगीत की। राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम। और राष्ट्रगान क्या है, तो राष्ट्रगान आपका है जन गण मन अधिनायक जय, ठीक है। तो जन गण मन की रचना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं कि इन्होंने राष्ट्र गान लिखा था। ये जो है कि राष्ट्र गान की रचना किए थे, जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसकी रचना किया था, ये राष्ट्रीय गीत की रचना किए थे। तो जानते हैं राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम। राष्ट्रगान क्या है, तो आपका जनगण मन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित किया गया था। गांधी इरविन समझौता जो है कि यह कब समझौता हुआ था, इस पे हस्ताक्षर कब किया गया था, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अतुल कह रहे हैं 1931, वेरी गुड विवेक 1931, ठीक है। अच्छा क्या डेट आप लोग बता सकते हैं किस डेट की बात है, क्योंकि इसी 1931 में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी और उसी घटना की वजह से हमारे यहाँ जो है कि शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। और जस्ट उसी से कुछ दिन पहले की बात है कि यह समझौता हुआ था। सीखा, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड 5 मार्च को। चलिए वेरी गुड देख लेते हैं। हमने कहा बिल्कुल 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसी समय जो है कि 1931 के समय एक और घटना घटी थी, आगे चर्चा भी हम करेंगे। बस इतना जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। एक क्वेश्चन भी आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन फटाफट से, कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए थे। भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम कब आयोजित किया गया था।
कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में पहली बार कब आयोजित किए गए थे? चलिए, एक लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, ऑप्शन कृति कह रहे हैं, ऑप्शन ए ठीक है, देख लेते हैं। सब यहाँ पे तुक्का लगा रहे हैं, सब के सब तुक्का लगा रहे हैं, सब के सब तुक्का लगा रहे हैं यहाँ पे। एक भी सही आंसर देखने के लिए भी हमको नहीं मिला यहाँ पे। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। हमने कहा अक्टूबर 2010 न्यू दिल्ली में, अक्टूबर 2010, अक्टूबर 2010 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ जो गेम थे यह आपके अक्टूबर 2010 में शुरू किए गए थे। और कहाँ शुरू हुआ था? न्यू दिल्ली में। तो दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। पहला क्वेश्चन कि भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था, तो 2010 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन कि कहाँ पे हुआ था, तो यह हुआ था आपका न्यू दिल्ली। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 फटाफट से अगला क्वेश्चन आज का। भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों लोग एक साथ फांसी दी गई थी। और ये फांसी कब दी गई थी? हाँ, तो 23 मार्च 1931। वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। हमने कहा सर इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931। अब देखिए, अब आपको समझाते हैं। देखिए 5 मार्च को, 5 मार्च 1931 को जो है गांधी जी ने इरविन समझौता किया था। ठीक है, कहा जाता है कि अगर गांधी जी चाहे होते तो भगत सिंह को बचा लिए होते, क्योंकि कुछ समझौते में कुछ ऐसी बातें थी जिसका खिलाफत करते हुए 23 मार्च को अगर फांसी की सजा इनको दे दी गई, जबकि ये डेट आपका एक दिन आगे का था। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि काफी ज्यादा हंगामा हो जाएगा, इसलिए इन्होंने राजनीतिक मुद्दे को देखते हुए एक दिन पहले, आप लोगों को पता होगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को क्या किया था? फांसी दे दिया गया था। उसमें जो वहां का जेलर रहता है ना, वो बात की चर्चा करता है, कहता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो यह जो है कि इरविन समझौता के खिलाफ हो जाएगा। तो वह अंग्रेज कहता है कि यह इरविन समझौता का समझौता अगर होता है तो होने दो, क्योंकि कानून हम ही बनाते हैं, कानून हम ही तोड़ते हैं, हम ही जो है सब कुछ हम ही हैं। और इसकी खिलाफत करते हुए जो है कि एक दिन पहले इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। और इसी 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है कि शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, जो कि इन लोगों की शहादत दिवस है। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कहाँ कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। और इरविन समझौता कब हुआ था? तो जस्ट इससे कुछ दिन पहले 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन का समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, तेलंगाना की राजधानी क्या है? देखिए एक एक करके दे देंगे, राजधानियां भी याद करते रहेंगे। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और सिकंदराबाद। पहली बात तो आप जानते होंगे सिकंदराबाद कहीं की राजधानी है ही नहीं, ये वाला तो ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। विकास चंद कह रहे हैं सर इन लोग को फांसी की सजा कहाँ पे हुई थी? फांसी की सजा किस जेल में हुई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा किस जेल में हुई थी? क्योंकि एक मूवी भी है ना, शहीद करके ऐसे कुछ मूवी है, उस मूवी को आप देखिएगा, उसमें ये सारी चीजों का पूरा जिक्र किया गया है उसमें। अतुल कह रहे हैं कि गोरखापुर में। ठीक है, चलिए तेलंगाना की राजधानी कहाँ है भाई? तेलंगाना की राजधानी कहाँ पे है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी आपकी है हैदराबाद। हैदर भाई जो है कि गाना गाते हुए तेल लेने चले गए थे। कहाँ चले गए थे? याद रखिएगा, हैदर भाई की बात सुनाई गई। हैदर भाई के बारे में क्या बोला गया? बोला गया कि हैदर भाई जो है यह गाना गाते हुए तेल लेने चले गए थे। तो तेलंगाना, हैदराबाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट आपके सामने।
1026 ईस्वी में सोलंकी राजवंश के राजा जो भीमदेव प्रथम थे, उन्होंने किस मंदिर का निर्माण कराया था और ये मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? विकास किस जेल में? लाहौर के जेल में जो है कि फांसी दी गई थी। कहाँ दिया गया था फांसी? फांसी इन लोग को दी गई थी लाहौर। ठीक है, चलिए किस मंदिर का जो है निर्माण उन्होंने कराया था और कब? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। हमने कहा सर सूर्य मंदिर 1026 में सोलंकी राजवंश राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा किस मंदिर का निर्माण कर सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो यह मेहसना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। कहाँ पे है? यह मेहसना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। अब ध्यान से बात सुनिए, कोणार्क नहीं है, कोणार्क मंदिर नहीं है। अच्छा हाँ, कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है, पूरा नाम हमने नहीं लिखा है, केवल हमने इतना लिखा है यहाँ पे, इसका पूरा नाम क्या है? कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो अब देखिए, हमने कहा आपसे कि क्वेश्चन आपसे आप क्या क्या पूछे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राजा भीमदेव प्रथम ने जैसे क्वेश्चन पूछा ऐसा क्वेश्चन एकदम सेम रहेगा। दूसरा क्वेश्चन यह पूछेगा आपसे कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था? सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। तीसरा क्वेश्चन यह बनेगा कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह स्थित आपके गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। विवेक करें, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, प्रीति आंसर है, अंजलि ठीक है, राजा राम वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। हमने कहा बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ही हो जाएगा। चलिए, हमने कहा राजा राम मोहन राय 20 अगस्त 1828 को जो है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और वो भी कहाँ किया गया था? वो किया गया था कलकत्ता में। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में जो है कि स्थापना किया गया था 20 अगस्त 1828 को। राजा राम मोहन राय के बारे में एक बात और हम लोगों ने पढ़ा है, क्या बात? हमने जस्ट अभी पिछले क्लास में भी जस्ट इसी में पीछे हमने पढ़ा है कि राजा राम मोहन राय जो है कि आपके पश्चिमी शिक्षा की भी शुरुआत किसने की थी? तो पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत भी राजा राम मोहन राय ने ही किया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने की थी? राजा राम। इसलिए ने कहा कि इनसे रिलेटेड आज दो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इन लोगों से रिलेटेड कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, सन याद रखिएगा 20 अगस्त 1828 को। ठीक है, कहाँ पे? तो कलकत्ता में। क्वेश्चन ये पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? 1828 में किया गया था। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इनमें से कौन सा दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अतुल कह रहे हैं सर कोणार्क का सूर्य मंदिर। देखें अतुल, अभी इसके बारे में तो समझ लीजिए, अभी बता देते हैं। चलिए देखिए, इनमें से कौन सा दिन जो है भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान आपका जो है क्या कर दिया गया था? संविधान में आपका लाया गया था। कहा था कैसा उस दिन लागू किया था? जबकि 26 जनवरी 1950 आपका संविधान लागू कर दिया गया था। ठीक है, बन के तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर को इसलिए संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अब सूर्य मंदिर वाला जो क्वेश्चन आपका डाउट वाला है, देखिए समझ लीजिए, सूर्य मंदिर भारत में एक नहीं है, एक मंदिर नहीं है। सूर्य का मंदिर मतलब जहां पे सूर्य देवता के सामने का ऐसा शंकर जी के मंदिर। तो भाई शंकर जी के मंदिर अब केवल भारत में एक जो तो है नहीं, शंकर जी के कई जगह मंदिर हैं। तब शंकर जी के अलग अलग मंदिर है ना, महाकालेश्वर कहीं और है,
शंकर जी का एक मंदिर अगर आप देखें तो आपके अलग अलग सब मंदिर है ना शंकर जी के। तो हमने कहा सर कि ये आपका सूर्य मंदिर जो है ना, सूर्य देवता के मंदिर कई सारे हैं। हम जिसकी बात करें, जिसका भीमदेव ने सोलंकी राजवंश भीमदेव ने स्थापना किया था, यह आपका सूर्य मंदिर है। और यह आपका अहमदाबाद के पास जो है कि गुजरात में स्थित है। आप जिसकी बात करें वह आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर आपके कहाँ पे है? ये आपके उड़ीसा के राज्य में है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर जब कहेगा तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। जब केवल सूर्य मंदिर कहेगा तो यह कहाँ पे है? यह आपके गुजरात में स्थित है। तो इसको जानते रहिएगा कि भीमदेव प्रथम ने किसका निर्माण करवाया था? उन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ना कि कोणार्क सूर्य मंदिर का। ठीक है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट है, थोड़ा सा अंतर इसको समझते रहिएगा। तो कोणार्क सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है, जबकि सूर्य मंदिर की बात करेंगे जो भीमदेव प्रथम ने बनाया तो वो कहाँ पे? वो आपका सूर्य मंदिर गुजरात में मानसा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अहमदाबाद के पास है। ठीक है, चलिए, आई होप जो आपके डाउट्स यहाँ पे सारे क्लियर हो चुके होंगे। अब जो है कि आज की क्लास आपकी खत्म होती है। थैंक यू सो मच आप सभी का सेशन में जुड़ने के लिए। और यह आज जो था वो आपका 45 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे 46 से लेकर के 60 तक। ठीक है, जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो लोग जो है कल की, ध्यान सुनिए, वो लोग जो है कि कल 11 बजे से आपकी जो क्लास है कि डेली क्लास आपकी 11 बजे यूट्यूब पे लाइव होना शुरू हो चुकी है। ठीक है,